मई 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का होने जा रहा है, यहाँ पर एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से 100 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ, और एक क्वेश्चन सीआईएसई के जो लेटेस्ट सिलेबस है जिसको कि सीआईएसई ने कवर अप किया है और उसको अपडेट किया था सितंबर 2024 में 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसी को लेते हुए हमने बनाया है। तो ये पूरी तरह से स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू को कवर करता है और पूरी तरह से स्टूडेंट के फेवर में है। चैप्टर वाइज भी एनालिसिस किया गया है। चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, एक HR एलिमेंट है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस को होगा। तो यहाँ पर सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का और सिलिकॉन का दिया गया है। देखिए तो इनमें मैग्नीशियम है जो बी का ऑप्शन है ना, वो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस का होता है इन चारों में से। ऐसा क्यों है कि एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक रेडियस का साइज है डिक्रीज करता है जब आप लेफ्ट से राइट के कॉलम की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के पास स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस है और सोडियम की तुलना में, और इसके पास प्रोटॉन भी ज़्यादा है। इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में वो पुल करता है। अब इसके बाद एक दूसरा एलिमेंट है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट कैसे पहुंचेगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट पहुंचने के लिए आपके पास जो इन चारों में से फ्लोरीन माना जाता है कि इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अपने चरम पर होता है। अब इसका क्या कारण है? फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका सबसे बड़ा कारण है कि इट हैज़ स्मॉलेस्ट एंड मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। ये खुद अपने आप में फ्लोरीन है, और इसके साथ इसके फ्लोरीन की टेंडेंसी होती है कि वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को प्राप्त कर लेगा, ऐसा फ्लोरीन में पाया जाता है। अब आप देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉयड। ये मेटल है और मेटलॉयड, मेटल से आपका बनता है मेटलॉयड। तो इसमें से है सोडियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है। तो यहाँ आप आजकल जो मोबाइल में, कंप्यूटर में सिलिकॉन का चिप होते हैं, तो सिलिकॉन को मेटलॉयड कहा गया है। और इसका कारण है कि सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रॉपर्टीज़ मेटल का भी शो करता है और नॉन मेटल का भी शो करता है। इसी के कारण से इसको इलेक्ट्रॉनिक, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इसको मेटलॉयड में रखा गया है। केमिकल बॉन्डिंग से आप देख लीजिए कौन सा, विच टाइप ऑफ द बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं होगा, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आयन वाले बॉन्ड जो है ना, इसको कहते हैं कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में होता है। अब ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है? तो आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि आयनिक बॉन्ड है जो फॉर्म होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में। इसका कारण है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू नॉन। ये सबसे बड़ा काम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मेटल से नॉन मेटल की ओर करेंगे तो इसको आप कहेंगे कि ये एक बॉन्ड बनाते हैं। अब विच मॉलिक्यूल हैज अ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हमने देखा है कि NH3 में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है।
तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्यों नाइट्रोजन इसलिए बनाता है अन्य नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि ये स्टेबल ऑक्टेट को पूरा करता है। तो ये नाइट्रोजन का ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनना स्वाभाविक है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल्स में पोलर मॉलिक्यूल की संज्ञा कैसे दी जाती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इथेन को। तो यहाँ पर वाटर को H2O को आप कहेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब वाटर को पोलर मॉलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसके कारण ये बेंट शेप में हो जाता है। इसका शेप भी बेंट कर जाता है, झुक जाता है और इसके कारण से ऐसा इसे माना जाता है। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट में चैप्टर है, इससे आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? अब एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड। अब यहाँ पर आप देखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्या कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बता के इसका एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। पहला प्रॉपर्टी कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन वाटर, और ये फॉर्म करेगा हाइड्रोजन आयन को। तो हाइड्रोजन आयन के फॉर्मेशन के कारण ऐसा हो जाता है। What is the pH of a neutral solution? न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होगा। जैसे कि अभी हमने आपको फिल इन द ब्लैंक सेक्शन में कहा था कि वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस रहे तो इसका जो pH वैल्यू है 7 आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 7 जो होगा ना वो न्यूट्रल वैल्यू को बताता है, और इस तरह से आप इसको ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। एक फिर नया क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच गैस इज इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एस एंड एसिड? एक मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये इवॉल्व करेगा। वो इवॉल्व करने के लिए हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, क्योंकि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट का प्रोडक्शन होता है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको आप लोग याद कर लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और यह एक बहुत बड़ा फेनोमेना है। फिर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, आप देख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आ जा रहा है, और आप इसको देख के काफ़ी अच्छे तरह से समझ भी सकते हैं कि विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? लाइम वाटर को मिल्की कौन सा गैस कर देता है? तो ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा करने के पीछे क्या कारण है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है लाइम वाटर से सब, और लाइम वाटर को कैल्शियम कार्बन हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है जो कि इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, और ये टर्न द सॉल्यूशन मिल्की, और इसके कारण से इस सॉल्यूशन को मिल्की बना देता है। तो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया है। विच रीएजेंट, कौन सा रीएजेंट है जो यूज्ड होता है टेस्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ वाटर? वाटर के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए जिसका यूज होता है, तो यहाँ पर है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बाकी जो है लिटमस पेपर टेस्ट या लाइम वाटर टेस्ट या
फिथीन है, ये सब को नहीं जानते हैं, लेकिन एनहाइड्रोस कॉपर सल्फेट इसलिए है क्योंकि एनहाइड्रोस कॉपर सल्फेट टर्न हो जाता है ब्लू इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में ये ब्लू रंग का होगा और इसके साथ इंडिकेटिंग इट्स प्रेजेंस और बताता है कि एनहाइड्रोस कॉपर सल्फेट है। अब इसको आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच गैस हैज अ पुगनेंट स्मेल, और इसका पुगनेंट स्मेल होना इस गैस की सबसे बड़ी पहचान भी है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक आप कह सकते हैं कुछ कंटेक्स्ट में। तो टर्न द मॉइस्ट एंड रेड लिटमस पेपर ब्लू में, ये मॉइस्ट जो रेड लिटमस है ना, इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए हम लोग अमोनिया को NH3 को समझ लेंगे, क्योंकि NH3 में ही पुगनेंट स्मेल होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया, 23 में आया, दूसरे रूप में वर्ड बदल के आया था, लेकिन ये आया था। और CBSE बोर्ड में तो न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमोनिया एक बेस है जो कि टर्न करता है मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, और ये ब्लू में तब्दील करने के लिए अक्सर तैयार ही बैठा रहता है, इसलिए इसके पास पुगनेंट स्मेल होते हैं। इसके स्मेल थोड़े से अजीबोगरीब टाइप के होंगे। अब हम लोग को चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट को लेकर एंड स्टोइचियोमेट्री, और स्टोइचियोमेट्री को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, वाटर है H2O, तो इसका मोलिकुलर मास क्या होगा 2 × H + 1 × O। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 है और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी के साथ ऑक्सीजन है कि 1 है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 16 + 2 18 हो जाएगा। तो 18 जो ग्राम पर मोल है यही इसका वेट है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड 2:1 एंड 16 ग्राम। तो ये आपको निकल जाएगा इस तरह से। आप देखेंगे कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट हो सकते हैं, बस 1 मोल प्रेजेंट होगा। ये तो हम लोग कितनी बार बनाए हैं न्यूमेरिकल्स और बताए भी हैं। जब मैं मई जून में प्रैक्टिस कराता था केमिस्ट्री और बायो का भी, तो आपको बताता था फिजिक्स पढ़ाते समय। तो ये 1 मोल का है। अब एक्सप्लेनेशन है, द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 44 ग्राम पर मोल। ये तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का है, लेकिन जो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल, इसको 1 मोल के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर है अब चैप्टर नंबर मोल कंसेप्ट का ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल एट एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी गैस STP पर हो तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, ये फिक्स है 22.4 लीटर। इसको आप याद कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें याद करने की होती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर क्लियर है कि STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल किसी भी गैस जो ऑक्यूपाइड करेगा वो हो जाएगा 22.4 लीटर। अब इससे आगे का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि जब आयन डिस्चार्ज होगा एट द कैथोड और कैथोड से ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का मोल्टेन स्टेट होगा ना उससे, तो इसमें क्या होगा, तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड होता है, तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड से सोडियम आयन निकलते हैं आर डिस्चार्ज एट द कैथोड टू फॉर्म सोडियम मेटल बनाने के लिए। तो
यहाँ पर सोडियम आयन ही सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आप सोडियम आयन लगा देंगे, इस पर आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा मोल्टन सोडियम क्लोराइड का तो सोडियम आयन रिलीज होगा और ये डिस्चार्ज करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रोडक्ट आपको बताना है। देखिए किस तरह से मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं कि एट एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर जो एसिडिफाइड हो गया है तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड का जो गति होगा, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है वो प्रोड्यूस होगा या ऑक्सीजन गैस का कन्वर्जन हो जाता है या ऑक्सीजन गैस है जो आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एसिडिफाइड वाटर होता है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको देख लिया है और इस एक्सप्लेनेशन को भी एक बार ज़रूर देख लीजिए। व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपको सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, शुगर होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि शुगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये डिज़ोल्व होगा, ये डिज़ोल्व नहीं होता है आयन इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में आयन में डिज़ोल्व नहीं होता है, इसलिए यह नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 मेटालर्जी को लेकर है कि ए विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द थर्मल प्रोसेस। थर्मल प्रोसेस के दौरान कौन सा मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो सिंपल सा है कि आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये थर्माइट प्रोसेस के दौरान जो एक्सट्रैक्शन होगा तो हमें एक मेटल मिल जाता है, वो थर्माइट प्रोसेस के दौरान जो एक्सट्रैक्शन होगा वो आयरन होगा, क्योंकि थर्माइट प्रोसेस में आयरन को उसके ऑक्साइड से और यूजिंग एल्युमिनियम एज रिड्यूसिंग एजेंट, और एल्युमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, और इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एक ओर है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक ओर है, बॉक्साइट। अब देखिए बॉक्साइट इज़ द प्राइमरी ओर ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मेन ओर है, प्राइमरी ओर है बॉक्साइट। Which gas is produced during the roasting of सल्फाइड और सल्फाइड और के दौरान जब रोस्टिंग होगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर सल्फाइड और के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका है प्रोड्यूस होता है, क्योंकि रोस्टिंग सल्फाइड और प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगा। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जरा सा ध्यान दे लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, तो सिंपल हाइड्रोकार्बन हम लोग कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर को सिंपल मानते हैं तो ये कहलाएगा मीथेन। मीथेन को सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की संज्ञा दी गई है और ये उसी तरह से वर्क भी करता है। अब विच फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन अल्कोहल, एक फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है अल्कोहल में, तो डैश OH इज़ एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रेजेंट होगा आपके पास अल्कोहल में। अल्कोहल कंटेन्स हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप, हाइड्रोलिक फंक्शन ग्रुप हम लेकर बैठ जाते हैं। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन नेल पॉलिशिंग रिमूवर। अब देखिए नेल पॉलिशिंग रिमूवर में सॉल्वेंट के रूप में यूज होने वाले कंपाउंड का नाम है, तो इसमें यदि आप देखेंगे गौर से तो एसीटोन और एसीटोन ही एक कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट होता है,
जो नेल पॉलिश रिमूवर में लगाया जाता है, क्योंकि एसीटोन के बहुत सारे यूजेज हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा यूजेज है कि यह यूज होता है एक कंपाउंड के रूप में, कंपाउंड जो को सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है कि विच इंडिकेटर टर्न पिंक इन द बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में कौन सा इंडिकेटर है जो कि पिंक कर देता है? तो भैया ये फेनोल्फथैलीन को हम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंडिकेटर है फेनोल्फथैलीन जो कि पिंक को जो टर्न कर देता है पिंक इन अ बेसिक सॉल्यूशन में डाल देता है। मिसलेनियस क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस किसको कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये सारे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका अभी तक नहीं देखी गई है और ग्लोबल वार्मिंग में इस तरह से ऐसा देखा जाता है। अब पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इसका स्मॉल मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि मैग्नीशियम है जो इसको यूज करता है और इसका स्मॉलेस्ट रेडियस होता है। और जब ये स्मॉलेस्ट रेडियस का होगा तो ये क्या करेगा, लेफ़्ट टू राइट जाता है। मैग्नीशियम के पास एटॉमिक रेडियस छोटा होने के कारण इसके बहुत सारे प्रोटॉन हैं और ये आपको अभी तक का रिपीटेड क्वेश्चन था, तो अभी तक मैंने इतना वीडियो आपको प्रोवाइड किया, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी करना याद रखें। तो इसलिए इसको ऐसा करें और अब उसके बाद मैं फिर आपको प्रैक्टिस कराता हूँ।